हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर 1 है, फसल उत्पादन का परिचय, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके पीएटी और कैप्शन सही नहीं आ रहा है, ओके हो गया। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन का परिचय। आपके एमपीपीएटी और 11th 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कृषि क्या होता है, कृषि या एग्रीकल्चर। तो कृषि को अंग्रेजी भाषा में एग्रीकल्चर कहते हैं और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। कैसे? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एगर या एग्रिक प्लस कल्चरा के मिलने से हुई है, जिसमें एग्रिक का अर्थ है मृदा यानी सॉइल एवं कल्चरा का तात्पर्य है खेती, है ना। तो मृदा में खेती करना, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। अब दोस्तों आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नोट करके दिया हुआ है। कृषि कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रथम कृषक संभवतः इंग्लैंड या यूरोप का था। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है फसल शास्त्र या सस्य विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहते हैं। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। पहला शब्द है एग्रोज प्लस दूसरा शब्द है नोमोज। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से हुई है। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। तो एग्रोज प्लस नोमोज के मिलने से बनता है एग्रोनॉमी, जिसको हिंदी में फसल शास्त्र या सस्य विज्ञान बोलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम कि एग्रोज का क्या मतलब है। इसमें एग्रोज का मतलब है खेत और नोमोज का मतलब है प्रबंधन या मैनेजमेंट, यानी खेत का सही ढंग से प्रबंधन करके या मैनेजमेंट करके उससे उत्पादन लेना या वहाँ पे खेती करना, ये एग्रोनॉमी कहलाता है। अब एग्रोनॉमी को और अच्छे से थोड़ा डेफिनेशन टाइप से समझ लेते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों तथा भूमि का वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाता है जिससे भूमि, श्रम और पूंजी की प्रत्येक इकाई से अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो इस डेफिनेशन का सीधा सा तात्पर्य है कि हमें भूमि का सदुपयोग करना है, जिसमें हमें श्रम और पूंजी की प्रत्येक इकाई से अधिकतम लाभ कमाना है, यानी साइंटिफिक खेती करनी है। तो ये हमारे यहाँ पे एग्रोनॉमी का जो अर्थ है वो हो गया है। इसको आप लोग पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीटर डे क्रेसेंजी का यहाँ पे नाम आया है। तो पीटर डे क्रेसेंजी कौन थे? तो पीटर डे क्रेसेंजी ने सर्वप्रथम 1230 से 1307 एडी में सस्य विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों का संग्रह अपनी पुस्तक ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम में किया, इसलिए इन्हें सस्य विज्ञान का पितामह कहते हैं। कब की बात हो रही है बेटा? 1230 से 1307 एडी की बात चल रही है। यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस समय, ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम। इसमें उन्होंने सस्य विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों के बारे में बताया है और अपनी पुस्तक में उन्होंने दर्शाया है। तो इसलिए बहुत पुरानी बात हो गई, 1230 से 1307, इसलिए इन्हें ही सस्य विज्ञान का पितामह कहा गया आगे चल के। तो ध्यान रखना, सस्य विज्ञान के पितामह कौन है? पीटर डे क्रेसेंजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पिछले पेज में हमने देख लिया था कि सस्य विज्ञान के जो पितामह थे वो कौन थे। तो सस्य विज्ञान के पितामह पीटर डे क्रेसेंजी थे। और अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि आधुनिक सस्य विज्ञान के पिता कौन है? तो वो हैं जेथरो टूल। भैया याद रखना है, एमपीपीएटी में आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। अब हमारा सामने मेन इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो है फसल, यानी क्रॉप किसे कहते हैं, यह क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, तो हमें अच्छे से समझना है, इसको ध्यान दीजिए।
भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले पौधों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती हो फसल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि विशेष प्रकार से किसको, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले पौधों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती हो फसल कहलाता है। तो यहाँ पे पौधों के समूह की बात हो रही है, किसी एक पौधा की नहीं हो रही है। तो सेम एक ही कुल के या एक ही टाइप के पौधों का समूह हम जब कहीं उगाते हैं और उगाने का कोई उद्देश्य होता है, कोई आर्थिक लाभ कमाना होता है या कुछ भी हो, तो उसे ही हम फसल कहते हैं। तो फसल में विशेष भूमि को विशेष प्रकार से तैयार करके पौधों का एक ऐसा समूह उगाया जाता है जिसके द्वारा किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होती हो, उसे ही फसल कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, और इससे अच्छी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको आप लोग याद रखना अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे विभिन्न आधारों पर फसलों का वर्गीकरण। तो विभिन्न आधार इस प्रकार से समझिए, जैसे हम यहाँ पे ऋतुओं के आधार पर देखेंगे, आगे हम आर्थिक वर्गीकरण देखेंगे और फिर हमें उनके अलग अलग टाइप से जिस प्रकार से वर्गीकरण है तो हम आगे देखते चलते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो फसलों का वर्गीकरण चलिए देख लेते हैं। यहाँ बताया गया फसलों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार हो सकते हैं? पहला तो ऋतुओं के आधार पर है, ये अपना फर्स्ट टाइप का वर्गीकरण है। तो इस आधार पर यानी ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? खरीफ की फसलें, दूसरी आएंगी अपनी रबी की, तीसरी आएंगी जायद की। तो खरीफ की बात कर लेते हैं। तो हमारे देश में उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से खरीफ की फसलों का प्रथम स्थान है और इन फसलों की बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच की जाती है। इनके अंकुरण एवं वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है खरीफ की फसलों में कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? खरीफ की फसलों का। और सबसे मतलब दोनों ही क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से खरीफ की फसलों का प्रथम स्थान आता है देश में। ये क्यों आता है? क्योंकि ये खरीफ का जो सीज़न होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है 15 जून से 15 जुलाई ये बोनी का टाइम है, लेकिन ये जो फसलें होती हैं तो जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक चलती हैं, तब तक खेतों में रहती हैं। और ये बरसात का मौसम होता है, यानी कहीं भी अलग से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब बारिश के मौसम पर डिपेंड करता है। इसलिए अधिकतर भूमि खरीफ में जोत के बो दी जाती है। इसलिए इस जो खरीफ के सीज़न में अपना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है क्यों बढ़ जाता है ना। और इन फसलों का ये बता रहे हैं कि 15 जून से 15 जुलाई जो बुआई का टाइम होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अपने को ध्यान रखना है कि इनके अंकुरण एवं वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वानस्पतिक वृद्धि मतलब पौधों की जो वृद्धि और विकास के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर की बात हो रही है, वो कितना है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो खरीफ में आता है अपना सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, लोबिया, ढेंचा, सनई आदि। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखना है अपने रबी वाली फसलें, जो कि फर्स्ट हमने देखी खरीफ की, अब हम देखेंगे रबी की। तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, क्योंकि इनके अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु और कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। कितना तापक्रम चाहिए? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका टाइम क्या है बुआई का, तो अक्टूबर नवंबर। और इनके अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु और कम तापक्रम की आवश्यकता होती है।
तो जैसा हमने खरीफ में देखा था सुइटेबल टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस बताया था, तो इसका इन जो रबी की फसलें इनके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सही रहता है। एक और बात ध्यान रखना कि खरीफ की जो फसलें होती हैं इनके बुआई के टाइम पे नम परंतु गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। खेतों में नमी होनी चाहिए और वातावरण पूरा गर्म होना चाहिए, यानी अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है जब इनकी फसल बोने के कुछ टाइम तक, और कटाई के टाइम पे कम टेम्परेचर भी चलेगा, लेकिन जब पौधे वृद्धि एवं विकास कर रहे होते हैं तो इनके लिए खरीफ की फसलों के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जबकि रबी क्रॉप्स में क्या है कि जब फसल की बोनी हम करते हैं उसके 1-2 महीने तक हमको बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन जब रबी की फसलें कटने को आती हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो टेम्परेचर वाला फंडा याद रखना है, इसमें बहुत लोगों को बड़ी दिक्कत जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो अब हम देखेंगे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल। तो रबी में जो फसलें उगाई जाती हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, रिचका, मसूर, आलू, लाही, जई, अलसी, गन्ना, तंबाकू, चुकंदर। तो इनको अच्छे से आप बढ़िया पॉज करके पढ़ लीजिए कौन कौन एग्जाम्पल है, इनमें भूलना नहीं है। और अब हम देखते हैं जायद की फसलें। तो दोस्तों जायद की फसलें जो होती हैं इनकी बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक की जाती है और इनकी वृद्धि अधिक प्रकाश एवं ताप में होती है। तो जैसे कि जायद की फसल है तो सबको पता है गर्मियों के मौसम में इनकी बुआई की जाती है, फरवरी से मार्च और कभी कभी अप्रैल में भी की जाती है। तो इनकी वृद्धि के लिए प्रकाश एवं ताप अधिक मात्रा में चाहिए होता है और जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है इन फसलों के लिए वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है, लेकिन इसको आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसीलिए ये फसलें गर्म हवा एवं लू को सहन करने में सक्षम होती हैं। कौन कौन सी फसलें आती हैं जायद में देख लीजिए। मूंग, उड़द, ज्वार चरी, मक्का चरी, सूरजमुखी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियां इसमें आती हैं। तो अभी हमने देखा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, अब हम देखेंगे आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। तो आर्थिक आधार पर फसलें निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आप देख लीजिए अनाज वाली फसलें या धान्य फसलें जिनको बोलते हैं, या इन्हीं को सीरियल्स क्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। तो अनाज वाली फसलें जो होती हैं इन फसलों में बालियां निकलती हैं तथा इनके बीज एक बीजपत्रीय होते हैं और जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। यहाँ पे समझिए बालियाँ जिनको अंग्रेजी में स्पाइक बोलते हैं, तो इस तरह की बालियाँ निकलती हैं इसमें। गेहूं की बाली आपने देखी होगी इस तरह से। तो दोस्तों स्पाइक्स बनती हैं, इसमें बालियाँ होती हैं। और अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि अनाज वाली फसलों के बीज एक बीजपत्रीय होते हैं, मतलब इनको आप 2 भागों में तोड़ नहीं सकते, बराबर नहीं तोड़ सकते। और क्या डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। तो ये अपनी अनाज वाली फसलें हो गई। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, कोदो, कुटकी, रागी आदि। अब हम देखते हैं दलहनी फसलें, या इनको बोलते हैं हम दाल वाली फसलें, या इनको लेग्यूमेसी कुल वाली फसलें भी कहते हैं। तो इन फसलों में फलियां लगती हैं। फलियां तो सभी लोग जानते होंगे, सोयाबीन तो देखा होगा, मूंगफली देखी होगी, अरहर हो गया, उड़द हो गया। तो फलियां लगती हैं इनमें, यानी जो बीज होते हैं वो किसी कवर से ढके हुए होते हैं। तो इस प्रकार इनको फलियां लगती हैं इन पौधों में। इनके बीज द्विबीजपत्रीय होते हैं, जिनको बिना किसी ज़्यादा फोर्स के हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं उसको, यानी जो 2 भागों में बराबर टूट जाए, जो
बीज या जो दाने होते हैं 2 बराबर भागों में टूट जाएं तो उन्हें द्विबीजपत्री बोलते हैं। और इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। ध्यान रखना, दलहनी फसलों का मेन जो क्या है लक्षण, दलहनी फसलों के जो बीज होते हैं उनमें प्रोटीन की अधिकता होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मूंग हो गया, उड़द, मसूर, अरहर, चना, मटर, सोयाबीन इत्यादि। तो ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी हमने देखी दलहनी फसलें, अब हम देखते हैं तिलहनी फसलें क्या होती हैं। तिलहनी फसलों को अंग्रेजी में ऑयल सीड क्रॉप्स बोलते हैं, यानी जिनसे तेल प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त होता है। सिंपल सा बता दिया है, आपको भी इतना ही ध्यान रखना है। तिलहनी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है। उदाहरण देख लीजिए, मूंगफली 52% तेल होता है, बहुत ज़्यादा। सोयाबीन में कितना तेल होता है भैया, 20 से 22% तेल होता है और 40 से 42% प्रोटीन होता है। ध्यान रखना। सरसों यहाँ पे बोला जा रहा है, अरंडी हो गया, तिल हो गया, सूरजमुखी हो गया, कुसुम, ये सब एग्जाम्पल हैं तिलहनी फसलों के। अब यहाँ पे कुछ नोट करके दिया गया है तो इनको ध्यान रखना आप अच्छे से। बोला जा रहा है कि सोयाबीन में बायोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि खाने में अपने काम का नहीं होता है, बहुत ही जो भी होता हो, आप ध्यान रखना। इसको इतना याद रखना है कि बायोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, सोयाबीन में बायोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। और दलहनी फसलों की जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव, राइजोबियम, के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, विनोग्रेडस्की नामक व्यक्ति थे, इन्होंने बताया था राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि आप अगर खेतों में जाएंगे तो सोयाबीन के पौधे को जब उखाड़ेंगे तो उसमें कुछ गांठें टाइप की होती है, जड़ों में बंडल में गांठें होती हैं, तो उसी को बोलते हैं राइजोबियम। और इसके बारे में सर्वप्रथम विनोग्रेडस्की नामक व्यक्ति ने बताया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सोयाबीन में बायोऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है और दलहनी फसलों की जड़ों में जो सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाया जाता है उसके बारे में किसने बताया था, तो ये आपको याद रखना है। अब हमने देख लिया तिलहनी फसलें, अब हम देखते हैं शर्करा वाली फसलें या शुगर वाली फसलें। तो इन फसलों के रस से शर्करा प्राप्त होती है। उदाहरण देख लीजिए, गन्ना हो गया, चुकंदर, ज्वार, शुगर पाम आदि। अब हम देखते हैं रेशे वाली फसलें या फाइबर क्रॉप्स। इन फसलों से रेशा प्राप्त होता है, जैसे जूट हो गया, कपास, सनई, पटसन, ढेंचा आदि। दोस्तों ये सभी ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके BHU में भी काम आएंगे, ICR में भी काम आएंगे। तो आप अच्छे से इसको पूरा पढ़ते जाइए, पूरा लेक्चर पढ़िए, स्किप मत कीजिए। और यहाँ पे आप देखिए चारे वाली फसलें। तो चारे वाली फसलों में कौन कौन आता है, लूसन जिसको रिचका बोलते हैं, बरसीम, लोबिया, ग्वार, ज्वारचरी, मक्काचरी आदि। और अब देखिए आप रंग वाली फसलें। इन फसलों से मतलब रंग बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, नील हो गया, कुसुम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो अब है मसाले वाली फसलें यानी स्पाइसेस क्रॉप्स जिनको बोलते हैं। उदाहरण के लिए अदरक हो गया, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, लहसुन, प्याज, मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी आदि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमारे सामने क्या है, औषधीय फसलें। औषधीय फसलें सब लोग जानते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, जिन पौधों का उपयोग अपन मेडिसिन्स या फिर औषधि के रूप में करते हैं। जैसे पुदीना हो गया, मेंथा हो गया, मेंथा को जापानी पुदीना बोलते हैं, अदरक हो गया, हल्दी, तुलसी, ईसबगोल और सफ़ेद मूसली आदि। ये हो गए अपने औषधि
वाले पौधे। इनमें इम्पोर्टेंट यही है कि हमको याद रखना है कि कौन से पौधे औषधीय पौधे हैं, बस। अब हम देखते हैं यहाँ पे उद्दीपक फसलें जिनसे नशा चढ़ता है। उदाहरण के लिए तंबाकू हो गया, चाय, कॉफ़ी, अफीम, धतूरा आदि। तो ध्यान रखना ये सब नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अफीम और धतूरा। तो दोस्तों हमने अभी जो वर्गीकरण पढ़ा था वो हमने पहले पढ़ा। तो दोस्तों जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले पढ़ा था ऋतुओं के आधार पर, फिर हमने पढ़ा आर्थिक वर्गीकरण, अब हम पढ़ेंगे वानस्पतिक वर्गीकरण। तो इन सभी जो वर्गीकरण हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ये तीसरे नंबर पे। और इनमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन वर्गीकरण को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप एग्रीकल्चर का ये तो बेस है, इसको ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। इस आधार पर फसलों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। वानस्पतिक वर्गीकरण में निम्न भागों में फसलों को वर्गीकृत किया गया है। देख लीजिए कौन कौन है। इसमें घास परिवार हो गया, सरसों परिवार, मटर परिवार, आलू परिवार, कपास परिवार, जूट परिवार, इस तरह से है। तो घास कुल है, जो कुल या परिवार एक ही बात है। घास कुल यानी जिसको ग्रेमनी बोलते हैं, इन्हीं को पोएसी भी बोलते हैं। तो हमें सिर्फ इनके एग्जाम्पल देखने हैं। जैसे घास कुल में क्या आता है, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना, कोदो, सावा एवं सभी प्रकार की घासें ये आती हैं ग्रेमनी में। और सरसों परिवार यानी जिसको क्रूसीफेरी बोलते हैं, इसमें आता है सरसों, राई, लाही, तारामीरा और गोभी वर्गीय प्रकार की सब्जियां और मूली। अब यहाँ पे देखिए आप मटर परिवार जिसको लेग्यूमिनेसी बोलते हैं या दालों का कुल बोलते हैं, तो ये इसमें आएगा। इसको क्या बोलते हैं, मटर परिवार को लेग्यूमिनेसी, फेवेसी या पेप्लियोनेसी। इसमें आता है आपका मटर, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, मसूर, अरहर और मूंगफली इत्यादि। अब हम देखते हैं आलू वर्गीय यानी जिसको सोलेनेसी बोलते हैं। अधिकतर सब्जियां इसी में आती हैं और अधिकतर दाल वाली फसलें आती हैं मटर परिवार में। तो यहाँ पे आलू वर्गीय जिसका कुल क्या है, सोलेनेसी, अधिकतर सब्जियां इसमें आती हैं। जैसे आलू हो गया, तंबाकू, बैगन, टमाटर, मिर्च इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए आप कपास परिवार यानी मालवेसी कुल के होते हैं ये पौधे। हिंदी में इसको कपास परिवार और कुल के आधार पर देखें तो मालवेसी कुल। जैसे कपास हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, पटसन हो गया, ये आते हैं कपास कुल में। अब देखते हैं हम जूट परिवार यानी टिलिएसी कुल की फसलें। इसमें आता है जूट, सनई इत्यादि। तो ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं अलसी परिवार जिसे लिनिएसी बोलते हैं। इसमें सिर्फ अलसी आता है। और अब देखिए यहाँ पे कंपोजिटी परिवार। कंपोजिटी का मतलब जानते हैं, मतलब कंपोजिटी परिवार में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें जो पुष्प होते हैं वो अधिक पुष्प, मतलब एक पुष्प में कई सारे पुष्प मिलके एक गुच्छा टाइप का बनाते हैं। इस तरह के पुष्प संरचना होती है कंपोजिटी की। इसमें आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी का पुष्प अगर आप देखे हों, फूल देखे हों उसका, सूरजमुखी का फ्लावर, तो उसमें आप समझ जाएंगे और आपको फिर याद रह जाएगा कि कंपोजिटी कुल का पौधा ये। गेंदा हो गया, कुसुम हो गया, रामतिल हो गया। तो ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कुल है ये कंपोजिटी परिवार। और यहाँ पे तिल परिवार देख लीजिए जिसको पेडिलिएसी भी बोलते हैं। इसमें तिल आता है या तिली बोलते हैं लोकल भाषा में। और यहाँ पे आप देखिए विशेष उपयोग के आधार पर, अगला वर्गीकरण क्या है हमारा, विशेष उपयोग के आधार पर फसलें। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि पढ़ना जाना ज़रूरी है और इसी तरह से अच्छे से समझ के पढ़ना है हमें। तो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। विशेष उपयोग के आधार पर कैसे समझेंगे,
फसलों को किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं या किस टाइप की फसलें होती हैं, इस तरह से हमको देखना है। यहाँ पे फर्स्ट पे है नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप। क्या बताया जा रहा है इनके बारे में? इन फसलों को तुरंत बाज़ार में बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, कैश क्रॉप को, इसीलिए नाम है कैश क्रॉप। इन फसलों को खेत से काटकर सीधे एवं तुरंत बाज़ार में बेचा जा सकता है। तो इसमें आती है गन्ना, आलू, कपास, चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर आदि। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं, जैसे गन्ना को अगर आपने काटा और काट के उसमें कुछ नहीं करना है, उसको सीधे ले जाके मार्केट में बेच के कैश कमा सकते हैं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। सेम आलू में भी है, और कपास, चाय, कॉफ़ी, ये सभी कैश क्रॉप में आती हैं, नकदी फसलें जिनसे को बेच के तुरंत पैसा मिलता है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि नकदी फसलें क्या होती हैं। अब हम देखते हैं अंतर्वर्ती या आकस्मिक या ग्राह्य फसलें यानी कैच क्रॉप। तो इनके नाम याद रखना, ये एक ही प्रकार की फसलों के नाम हैं। यहाँ पे हम वर्गीकरण विशेष उपयोग के आधार पर देख रहे हैं, तो जिस तरह का उपयोग उसी तरह का नाम है। कैच क्रॉप को ये नाम आप ज़रूर याद रखिए। इनमें से आप आकस्मिक और अंतर्वर्ती ज़रूर याद रखना। क्या बताया जा रहा है कैच क्रॉप के बारे में? किसी कारणवश जब मुख्य फसल के नष्ट हो जाने या फिर बुवाई में देरी हो जाने पर मुख्य फसल के स्थान पर नुकसान की भरपाई करने के लिए कम अवधि की फसल का जब उपयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। यानी आपने कोई भी फसल बो दी और वो का मान लो नष्ट हो गई, तो फिर आपको कम अवधि की ऐसी फसल बोना है जो जल्दी से अपनी ग्रोथ करके और आपको लाभ दे सके। जैसे आपने सोयाबीन बोया खेत में, और फिर मान लीजिए कि बारिश ना हुई और सोयाबीन में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो सोयाबीन की फसल आपकी 20 दिन में सूख के नष्ट हो गई, तो अब आप लेट भी हो गए हैं। तो आप उसकी भरपाई के लिए आपने उड़द बो दिया उस खेत में, तो उड़द जल्दी से वृद्धि विकास करेगी और कम अवधि की फसल है, तो ये अचानक बोई गई, लेकिन मुख्य फसल के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ये करके दे देगी। इसको बोलते हैं कैच क्रॉप। तो याद रखना आप, या तो बुवाई में देरी हो जाए तो कैच क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मुख्य फसल नष्ट हो जाए। अब हमें देखना है मृदा आरक्षक फसलें, यानी जिनको कवर क्रॉप भी बोलते हैं। तो वे फसलें जो तेज़ी से बढ़कर भूमि को अच्छी तरह से ढक लेती हैं ताकि जल एवं वायु से मिट्टी का कटाव ना हो, मृदा आरक्षक फसलें या कवर क्रॉप कहलाती हैं। इनमें आता है मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन इत्यादि। और ऐसे समझें कि अधिकतर लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं वो मृदा आरक्षक का काम करती हैं, जल्दी से मृदा को कवर कर लेती हैं, सॉइल को, और पानी से कटाव में मतलब योगदान देती हैं। कटाव बचता है, कटाव को रोकती हैं, इस तरह से समझिए। अब हमने देखना है क्या? हरी खाद वाली फसलें यानी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, हरी खाद वाली फसलें। तो ये वे फसलें होती हैं जिन्हें फूल वाली अवस्था में मिट्टी में दबाया जाता है, जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। जैसे आप इस तरह से समझिए हरी खाद वाली फसलों को कि आप बहुत टाइम से लगातार खेतों में फसलें उगा रहे हैं और आप लगातार फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, और आपके पास गोबर की भी खाद नहीं है। तो जब मृदा की जो सॉइल फर्टिलिटी कम होने लगती है, उस टाइम पे हम हरी खाद हमारे पास विकल्प होता है। तो हरी खाद को हम जब खेत में बोते हैं इन फसलों को, तो इनके लगभग 2 महीने तक उसको खेत में रहने देते हैं, और जब वो फूल वाली अवस्था में होती है जो हरी खाद वाली फसल, जब उसमें फूल आने लगती है तो हम उसको हैरो चला के खेत में और उसको उसी में दफना देते हैं। तो ध्यान रखना हरी खाद वाली फसलों को कब दफनाया जाता है खेतों में?
तो फूल वाली अवस्था में दफनाया जाता है। और उस टाइम पे अवधि क्या होती है, तो अवधि लगभग फसल की अवधि होती है 56 दिन समथिंग, और ये एग्जैक्ट है, आपको याद रखना है। तो उस टाइम पे फूल आ रहे होते हैं, और हरी खाद वाली फसलों में हम ज़्यादातर ढैंचा, ग्वार या फिर मूंग, उड़द का उपयोग करते हैं। और अब यहाँ पे एक सवाल है कि फूल वाली ही अवस्था में ही क्यों दफनाना है। तो उस टाइम पे फसल में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है जब वो फूल रही होती है, और उसी टाइम पे उनके जो फसलों के जो अवशेष होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, और पूरा का पूरा पौधा में पत्तियां होती हैं भर भर के। तो इसीलिए फूल वाली अवस्था में हमको दफनाना है, तो ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण है सनई, हरी खाद वाली फसलें जो हैं सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द आदि। अब हम देखते हैं आगे कीट आकर्षक फसल या कीट जाल फसलें या फिर ट्रैप क्रॉप्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कीटों को आकर्षित करेगी और कीटों को जाल में फंसाएगी या फिर एक ट्रैप का इस्तेमाल करेगी, मतलब ये कीटों से रोकथाम के लिए है। फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए उसके चारों ओर ऐसी फसल लगाना जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। इन कीटों से मुख्य फसल की रक्षा करे, कीट आकर्षक फसल कहलाती है। ठीक है जी। और इसको उदाहरण देख लीजिए, कपास के चारों ओर भिंडी लगाना कै का उदाहरण है, ट्रैप क्रॉप्स का। जब कपास के हम चारों ओर भिंडी लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि जब कीड़े आएंगे तो चारों तरफ जब भिंडी वो खाएंगे और फिर कपास की तरफ जाएंगे, क्योंकि बाहर बॉर्डर पे क्या लगी है, ये भिंडी लगी है और ये अपना अंदर कपास लगा हुआ है। तो अब कीड़े यहाँ पे आएंगे और भिंडी को खाने लगेंगे। अब वो फिर मुख्य फसल पे आएंगे तो फिर उस कपास में उनको उतना टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि भिंडी ज़्यादा टेस्टी और मुलायम है। तो ये कीड़े अधिकतर यहीं भटकते रहेंगे बॉर्डर पे। तो इस तरह से ये काम करती है। या फिर यहाँ पे देखिए, कपास की फसल को लाल कीट से बचाने के लिए चारों ओर भिंडी लगाना, ये एग्जाम्पल है। या फिर ऐसा होता है कि चने के चारों तरफ कुसुम लगा देते हैं, तो कुसुम की फसल में वो कांटे होते हैं। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं सूचक फसल या फिर इंडिकेटर क्रॉप्स। जैसे कि सभी के नाम में ही कुछ ना कुछ है, नाम से पता चल जाता है किस टाइप की है। सूचक फसल बोल रहा है, इंडिकेटर क्रॉप्स बोल रहा है, यानी कि ये फसलें मृदा में नमी या फिर पोषक तत्वों की कमी को शीघ्रता से प्रदर्शित करती हैं। यानी मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया। जब मक्का की फसल हम कहीं बोते हैं और पानी की कमी होती है कोई पोषक तत्व की, तो इनकी पत्तियों पे जल्दी इसके लक्षण दिखते हैं। और सोयाबीन के और फसल में उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन इन फसलों में तुरंत पता चल जाता है कि किस चीज़ की कमी हो रही है। तो जब हम मुख्य फसल के आसपास थोड़े बहुत पौधे इनके लगा देते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन चीज़ों की खेतों में कमी आ रही है। तो ये फसलें सूचक फसल का काम करती हैं, सूचना देती हैं पहले से। तो ये हो गई इंडिकेटर क्रॉप्स, मक्का और सूरजमुखी। अब हम अगला देख लेते हैं शिकारी फसलें यानी प्रे क्रॉप्स। तो शिकारी फसलें जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये फसलें भौतिक रूप से या फिर विशेष प्रभाव से खरपतवारों को नष्ट कर देती हैं। यानी बरसीम इसका एग्जाम्पल है अच्छा सा। तो क्या होता है कि बरसीम जब उगती है तो कोई भी फिर उसमें खरपतवार नहीं हो पाता, क्योंकि ये इतने जल्दी वृद्धि और विकास करती है अपना कि बरसीम ही बरसीम छा जाती है, फिर और किसी को मौका ही नहीं मिलता बढ़ने का वहाँ पे। तो इस तरह से ये शिकारी फसलें हो गई कि खुद ही इतने जल्दी बढ़ जाती हैं कि अदर खरपतवार को पता ही नहीं चलता है, वो दिखते ही नहीं हैं फिर। तो दोस्तों अभी हमने देखा था शिकारी फसल, अब हम देखते हैं नाभी फसलें यानी हम्ब क्रॉप्स जो होती हैं। ये फसलें अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती हैं।
तो समझिए एग्जाम्पल से, शहर के निकट सब्जियों की खेती या ट्रक क्रॉप्स। मतलब क्या बता रहा है, नाभी फसलें जो होती हैं यानी हम क्रॉप, जब हम शहरों के निकट सब्जियों की खेती करते हैं तो हमें अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ होता है। कैसे होता है? क्योंकि शहरों के पास सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और अगर कोई सब्जियों की खेती कर रहा है तो उन्हें अच्छे भाव से उनकी सब्जियां बिकती हैं, उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। और ट्रक क्रॉप्स से यहाँ पे मतलब है कि जैसे हम किसी अच्छे लेवल पे फसलें उगा रहे हैं, जैसे हमने उगाया प्याज उगा लिया, तो अब इतनी ज़्यादा उपज होगी प्याज की कि प्याज की उपज बहुत ज़्यादा होती है, 350 से 250 से 350 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो यानी इस तरह से समझिए कि मतलब एक ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी इनको भर के ले जाने के लिए। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ट्रक क्रॉप्स क्या होती हैं। और शहर के निकट सब्जियों की खेती करते हैं तो अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ होता है, इसलिए इन्हें बोला है हम्ब क्रॉप्स। तो याद रखना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अगला, रिफ्यूजी क्रॉप्स। तो रिफ्यूजी क्रॉप्स क्या होती हैं? जब किसी फसल की किसी किस्म की आनुवंशिक प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए उस किस्म के चारों ओर साधारण किस्म की 4 से 6 कतारें लगाई जाती हैं, तो इस फसल को रिफ्यूजी क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बीटी कपास के चारों ओर नॉन बीटी कपास उगाना या लगाना। तो इससे क्या होता है, क्या बताया जा रहा है? जब किसी फसल की किसी किस्म की आनुवंशिक प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर साधारण किस्म की 4 से 6 कतारें लगाई जाती हैं। तो आनुवंशिक प्रतिरोधकता कैसे होगी? बीटी कपास है, ये एक हाइब्रिड कपास है, और नॉन बीटी हो गया जो आपका देसी कपास। तो हाइब्रिड कपास के आसपास आपने जब देसी कपास लगाया तो इससे आपकी जो फसल की आनुवंशिक प्रतिरोधकता बनी रहती है। इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप अपना एग्रीकल्चरल बायोलॉजी में जो आपका प्लांट जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसको पढ़ लेंगे, तो इसे हमें समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे हम कौन सा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं? जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो इस आधार पर फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जीवन चक्र की बात हो रही है यानी फसलों की अवधि की बात हो रही है। तो यहाँ पे किस तरह से फसलों को हम देखेंगे? 1 वर्षीय फसलें, 2 वर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें। तो 1 वर्षीय फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? 1 वर्षीय फसलों का पूरा जीवन चक्र 1 वर्ष या फिर इससे भी कम समय में पूरा हो जाता है। इसमें सभी खरीफ, रबी और जायद की फसलें आती हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, कपास, सोयाबीन आदि इसमें आते हैं। यानी जब हम फसल लगा रहे हैं तो 1 साल से भी कम समय का टाइम लग रहा है, 1 साल से भी कम का समय लग रहा है, और इसमें ये हमारी फसलें पूरी तैयार हो जा रही हैं। तो उसी में उनका पूरा प्रोसेसिंग चलता रहता है। जैसे फसलें बड़ी हो रही हैं, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो इस सब में 1 साल से भी कम का समय लगता है, इसलिए इन्हें बोला है 1 वर्षीय फसलें यानी एनुअल क्रॉप्स। और 2 वर्षीय फसलों में भी यही होता है कि ये फसलें प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करती हैं प्रथम वर्ष में, और दूसरे वर्ष में इनमें फूल और फल पैदा होते हैं या बीज पैदा होते हैं। तो इनको बोलते हैं हम 2 वर्षीय फसलें। और इनके 2 वर्षीय फसलों के एग्जाम्पल देख लीजिए, प्याज हो गया, चुकंदर, गाजर। और इनकी कंडीशन देख लीजिए, यदि बीज प्राप्त करते हैं तभी ये 2 वर्षीय फसलें कहलाएंगी। अगर बीज प्राप्त नहीं कर रहे हैं तब ये 1 वर्ष में के अंदर ही इनसे हम जो फल हैं जो प्राप्त कर लेंगे। यानी प्याज है, जो प्याज तो हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्याज के जो बीज होते हैं बहुत छोटे छोटे काले रंग के, बहुत बारीक होते हैं, सरसों के से भी छोटे होते हैं, चपटे। तो
इसी तरह से जब आप गाजर के बीज प्राप्त करते हैं तो टाइम लग जाता है। तो इसमें आप कुछ भी भूल मत जाना कि कैसे। आप देखते हैं हम बहुवर्षीय फसलें, तो ये फसलें प्रारंभिक वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करके अनेक वर्षों तक पुष्पन और फलन प्रदान करती हैं। इनका जीवन चक्र 3 वर्ष या इससे अधिक का हो जाता है। इन्हें बहुमुखी पौधे भी कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका उद्यानिकीय फसलें यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इसमें आ जाएंगी, जिनसे बगीचे लगाते हैं हम। तो फल वाली फसलें इसमें आ जाएंगी, रिच का आ जाएगा, गन्ना और गन्ने की पेड़ी आ जाएगी। जैसे इसको ऐसे समझिए जैसे फर्स्ट ईयर में आपने गन्ना लगाया है, फिर गन्ने को काट के आपने जब उसकी जो जड़ें जो बच जाती हैं, जो शुरू के जो उनके जो स्टेम बोलते हैं उनको, वो बच जाएगा तो उससे पेड़ी होगी, पेड़ी से फिर फसल ले ली जाएगी और उस पेड़ी से एक बार और फसल ले ली तो ये हो जाएगी बहुवर्षीय फसल। तो इसमें भी आपको बोलना नहीं है कि गन्ना 1 वर्षीय भी है, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय भी है। तो इस तरह से ये कुछ हो गए हमारे वर्गीकरण। अब आगे और भी थोड़ा बचा है और आगे का हम सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे। तो अभी लेकिन हमको ये देख लेना है कि प्रकाश अवधि के आधार पर या दीप्तकालिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो इसको भी इसी लेक्चर में जानेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश अवधि के आधार पर या दीप्तकालिता के आधार पर गार्नर तथा एलार्ड ने निम्न 3 प्रकार से वर्गीकरण या विभाजन किया है फसलों का। तो किस प्रकार से उन्होंने किया है, देखिए। अल्प प्रकाशकालीन पौधे, उन्होंने बताया है कि अल्प प्रकाशकालीन पौधे जो होते हैं, इन फसलों के पुष्पन के लिए 8 से 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है, 8 से 11 घंटे अल्प प्रकाशकालीन पौधे हैं ये। इनमें आता है मक्का, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन, या यूँ समझें कि अधिकतर खरीफ की क्रॉप्स इन्हीं में आती हैं। फिर आता है हमारा दीर्घ प्रकाशकालीन पौधे, जिन्हें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इन फसलों के लिए प्रतिदिन कम से कम 11 घंटे, यहाँ पे क्या था 8 से 11 घंटे, यहाँ पे कम से कम 11 घंटे बोला जा रहा है। कम से कम 11 घंटे प्रतिदिन प्रकाश की इतनी आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कम से कम 11 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें आते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, जई, बरसीम आदि। तो अल्प प्रकाशकालीन में आपके खरीफ के आ जाएंगे, दीर्घ प्रकाशकालीन में आपके रबी क्रॉप्स के आ जाएंगे पौधे। अब हम देखते हैं आगे कि, तो हमने पहले अल्प प्रकाशकालीन देख लिए, फिर दीर्घ प्रकाशकालीन देख लिए। अब आते हैं प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, यानी इन फसलों के पुष्पन एवं फलन पर प्रकाश की अवधि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार से डे नेचुरल प्लांट होते हैं। उदाहरण के लिए कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, टमाटर और धान की कुछ बोनी जातियाँ जैसे पद्मा और IR8 ये हो गई ऐसे कि इनको फसलों के जो प्रकाश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये फसलें अपनी वृद्धि विकास करती रहती हैं। अब हमें वर्गीकरण देखना है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, यानी फोटोसिंथेसिस के आधार पर। तो इस आधार पर फसलों को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आते हैं C3 प्रकार के पौधे, यानी इन फसलों में केल्विन चक्र में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें केल्विन चक्र होता है। केल्विन चक्र में प्रथम उत्पाद जो होता है 3 कार्बन परमाणुओं वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। किसमें बनता है? C3 प्रकार के पौधों में 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको PGA बोलते हैं। तो C3 पौधों में PGA बनता है। काय में बनता है? केल्विन चक्र में। और ये केल्विन चक्र का इस्तेमाल कब होता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, गेहूँ, जौ, जई, धान, सरसों, मूंग, उड़द आदि। अब हम देखते हैं आगे C4 प्रकार के पौधे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन फसलों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के द्वारा प्रथम उत्पाद के रूप में 4 कार्बन परमाणुओं वाला क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। काय में बनता है?
4 प्रकार के पौधों में। इसके एग्जाम्पल हैं गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, चौलाई आदि। फिर आता है हमारा कैम प्रकार के पौधे। तो कैम प्रकार के पौधों में क्या आता है, इन पौधों में पर्णरंध्र रात्रि में खुलते हैं। पर्णरंध्र क्या बोलते हैं इनको, अंग्रेजी में स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा जो कुछ इस टाइप के होते हैं, जो रंध्र होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की अवधि के टाइम पे ये खुलते हैं स्टोमेटा। तो इनमें क्या बताया जाए, कैम पौधों में, कैम प्रकार के पौधों में क्या होता है, पर्णरंध्र रात्रि के समय खुलते हैं और इन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड के रूप में स्थिर रहती है। काय में रहती है, कैम प्रकार के पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में मौजूद होती है, मैलिक एसिड के रूप में स्थिर रहती है। और ये पौधे रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। और आगे देख लेते हैं कि कैम प्रकार के पौधों की जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे BHU, ICR और PAT में। तो किस प्रकार के पौधों की जल उपयोग क्षमता ज़्यादा होती है, तो कैम प्रकार के पौधों की जल उपयोग क्षमता ज़्यादा और सर्वाधिक होती है। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। कैम प्रकार के पौधों के एग्जाम्पल हो गए अनानास, सीसल, नागफली और अर्किड्स आदि हो गए। ये सभी पौधे कैम प्रकार के पौधे, इनकी जल उपयोग क्षमता ज़्यादा होती है। ये पौधे कैम प्रकार के पौधे अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगते हैं। और ध्यान रखना कि इनमें जो पर्णरंध्र या स्टोमेटा होते हैं वो रात्रि के समय खुलते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि शीतृ पौधों में प्रथम उत्पाद के रूप में कार्बन 4 परमाणुओं वाला ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये काय में बनता है, C4 में। और C3 में केल्विन चक्र में प्रथम उत्पाद बनता है आपका PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इनको पढ़ते रहना है, याद रखना है, तभी याद होंगे। अब ये जो सस्य क्रम या सस्य प्रणाली जो क्रॉपिंग सिस्टम होगा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।